संगम नगरी प्रयागराज कुंभ मेला और धार्मिक वजहों से हमेशा ही दुनिया भर के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इसका हजारों साल का इतिहास है और इसके इतिहास के एक हिस्से में जगत प्रसिद्ध नेहरू जी का परिवार भी, उनके परिवार का भी सिरा जुड़ता है। प्रयागराज में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। मोतीलाल नेहरू यहीं बड़े वकील बने और यहीं इसी शहर में कांग्रेस पार्टी में नेहरू परिवार की एंट्री हुई थी। यह नेहरू परिवार जो अब गांधी है, यहां पर उनका एक आलीशान घर भी है, आनंद भवन। घर क्या, पूरा का पूरा महल है जो आज भी अपनी भव्यता में मौजूद है। प्रयागराज के इस आलीशान महल की ढेरों कहानियां हैं, लेकिन आनंद भवन की दीवारों में कुछ ऐसी कहानियां भी दबी छिपी हैं जिन पे वक्त की धूल जमा है, जो बाहर तो आई मगर किसी ने उन पे वैसे चर्चा नहीं की जैसे होनी चाहिए थी। इस महल के अहाते में, इसकी दीवारों के पीछे बंद कमरों में ऐसा कुछ हुआ जो नेहरू परिवार का एक दूसरा ही चेहरा उजागर करती है। इस महल में कुछ ऐसे किस्से दफन हैं जिनसे इंदिरा गांधी ताउम्र नहीं निकल पाई। इस घर के अहातों में इंदिरा के साथ क्या कुछ हुआ, ऐसा क्या हुआ, इंदिरा ने कुछ ऐसी चीजें देखी जिसका गहरा असर उनके बाल मन पर पड़ा। वे ताउम्र उन जख्मों से जूझती नजर आई। किसी ने उन्हें सुना नहीं, लेकिन जब एक सहेली का कंधा मिला तो उसे एक एक कर पूरी कहानी बता दी इंदिरा ने, बिना संकोच। नमस्कार दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरी के नए ताजे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज आनंद भवन से जुड़े इंदिरा गांधी के उन्हीं पुराने जख्मों को तथ्यों और तर्कों के साथ पेश करेंगे जो गांधी नेहरू परिवार के चरित्र को बेपनाह पाखंडी साबित करती हैं और आनंद भवन की भव्यता के पीछे छिपी एक अफसोसजनक काली कहानी को सामने रख देती हैं। इंदिरा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी जिसका जवाब नेहरू के पास नहीं था। इस चिट्ठी में इंदिरा गांधी ने अपने पिता नेहरू को यह समझाने का प्रयास करते नजर आती हैं कि आनंद भवन में नेहरू के पीछे क्या कुछ होता रहता है आए दिन। बेटी की इस चिट्ठी पर नेहरू हमेशा ही चुप रहे। इस चिट्ठी का जिक्र पुपुल जयकर ने अपनी किताब इंदिरा गांधी में किया है, जो इंदिरा गांधी की जीवनी है, जिसे बहुत ही रोचक ढंग से लिखा गया है। यह किताब हिंदी, अंग्रेजी और मराठी समेत तमाम भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। मेरे पास मराठी एडिशन है जिसका अनुवाद अशोक जैन ने किया है। दोस्तों, पुपुल जयकर इंदिरा गांधी की सबसे घनिष्ठतम सहेलियों में से एक थी, बचपन की सहेली। खैर, इंदिरा ने जवाहरलाल नेहरू को लिखा था, आपकी अनुपस्थिति में घर में क्या होता है इसकी आपको कल्पना है क्या। मम्मी की हालत अत्यंत गंभीर थी। तब घर एकदम भरा भरा था, लेकिन कोई उसकी पूछताछ के लिए या उसके पास बैठने के लिए नहीं गया। यह आपको मालूम है क्या। वह दर्द से तड़प रही थी, तब उसकी सहायता के लिए कोई दौड़ के नहीं गया। मदन भाई आए तब कहीं उन्हें थोड़ा दिलासा मिला। आपके जेल से आने के बाद सब कुछ बदल गया। जब आप चले गए और मदन भाई भी पहले की तरह बार बार नहीं आ सकते, इस वजह से पहले की तरह मम्मी के एकाकी पड़ने का खतरा है। दोस्तों, मदन भाई जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई थे जो कमला नेहरू के बेहद मुश्किल दौर में जब कोई उनके पास जाने से कतराता था, उनकी तीमारदारी करते दिखते हैं इतिहास में। इंदिरा ने नेहरू को यह पत्र बहुत भारी मन से पढ़ाई के लिए शांति निकेतन जाते वक्त बर्दवान रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठ के लिखा था। बहुत भारी मन से लिखा था और इंदिरा गांधी अपने पिता से मां की बीमारी की हालत बयां कर रही थी और बता रही थी, समझाने की कोशिश कर रही थी कि नौकरों, चाकरों और दुनिया भर के मेहमानों से भरे रहने वाले महल जैसे चकाचौंध आनंद भवन में नेहरू परिवार की इकलौती बहू की देखभाल के लिए कोई नहीं होता। पुपुल जयकर के मुताबिक बीमार मां को छोड़कर शांति निकेतन जा रही इंदिरा गांधी बुरी तरह से अपराध बोध से ग्रस्त थी और इसी अपराध बोध में उन्होंने नेहरू को चिट्ठी लिखी थी जिसे अभी अभी हमने पढ़ा है। कमला नेहरू का समूचा जीवन दोस्तों दुखों में ही बीता। कहने को वे उस वक्त देश के सबसे मशहूर, अमीर और सम्मानित बड़े घर की बहू थी, लेकिन कमला के पास हकीकत में कमला नेहरू के पास कुछ भी नहीं था। ससुराल में कमला नेहरू की हालत बद से बदतर थी। पुपुल जयकर पृष्ठ संख्या 17 पर लिखती हैं, कमला उस घर के लिए पराई ही थी। अपनी सास और ननद के साथ उसका सच्चा रिश्ता कभी स्थापित ही नहीं हो पाया था।
शादी को 8 साल बीत चुके थे, फिर भी अपने पति यानी जवाहरलाल नेहरू के साथ उसका कोई घनिष्ठ, नाजुक या स्नेहपूर्ण संबंध नहीं बन पाया था। उनके कभी कभार किए गए प्यार और उतनी ही सहजता से की गई उपेक्षा ने उसे पीड़ित कर दिया था। यहां सीधे सीधे सवाल खड़ा होता है कि लेडी माउंटबेटन और दूसरी तमाम महिलाओं के साथ बहुत सहज दिखने वाले नेहरू कमला नेहरू के साथ एक पति के रूप में कितना सहज और कितना सामान्य थे। कमला नेहरू के साथ जवाहरलाल नेहरू की कई तस्वीरें हैं और उन तस्वीरों में भी वह सहजता नजर नहीं आती जो दूसरी महिलाओं के साथ नेहरू की मौजूदगी में, दूसरी महिलाओं के साथ नेहरू के होने में साफ साफ दिखती हैं। तस्वीरों की जुबान होती है दोस्तों। अब सवाल तो किया जा सकता है कि क्या जवाहरलाल नेहरू की नजर में कमला नेहरू की हैसियत उनकी बेटी इंदिरा गांधी की मां भर से ज्यादा नहीं थी? और आनंद भवन में भी कमला नेहरू की हैसियत नेहरू की पत्नी की बजाय सिर्फ और सिर्फ नेहरू की बेटी की मां भर की थी। दोस्तों, इसी पन्ने पर किताब के पुपुल जयकर लिखती हैं, अपना मन खोलकर रखने के लिए, अपना असीम दुख व्यक्त करने के लिए कमला के पास ऐसा कोई करीबी नहीं था। नेहरू परिवार की परंपरा ही ऐसी थी कि कमला के लिए कमजोर पड़ना या अपने दुख से बाहर निकलने का कोई अलग रास्ता खोजना संभव नहीं था। उस समय इंदिरा मात्र 6 साल की थी। आनंद भवन में दोस्तों, इंदिरा गांधी ने अपने बचपन के अनुभवों को एक एक कर पुपुल जयकर को बताया है। वो सब बातें बताई हैं जो इंदिरा चाह कर भी कभी कह नहीं पाई, तमाम कोशिशों के बावजूद। और उन्होंने कहने का प्रयास भी किया कई मर्तबा, तो इंदिरा की बात को बच्चे की बात मान के आनंद भवन के बड़े बुजुर्गों ने टाल दिया था। इंदिरा के मन में बचपन की कई गांठें थी जिसे उन्होंने अपनी सहेली पुपुल जयकर के साथ साझा किया और उसे पुपुल जयकर ने अपनी किताब में सिलसिलेवार विस्तार के साथ लिखा भी। इंदिरा ने अपनी सहेली से मन की बातों को शायद इसलिए कहा हो कि वे बातें जो मन की गांठ थी इंदिरा गांधी की, कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से इंदिरा गांधी को कुरेद ही रही होंगी। पुपुल जयकर अपनी किताब में बता रही हैं कि स्वरूप रानी और विजय लक्ष्मी पंडित जब कमला नेहरू पर ताने मारते हुए टूट पड़ती थी, तब इंदिरा अपनी मां की मदद के लिए दौड़ पड़ती थी आनंद भवन में। दादी, चचेरी दादी, दादा और पिता से, ध्यान दीजिए पिता यानी आनंद भवन में नेहरू भी, इंदिरा उनसे जोर शोर से बहस करती थी। लेकिन जब इंदिरा को यह समझ में आया कि उनकी बात कोई गंभीरता से नहीं सुनता, कोई गंभीरता से नहीं लेता, उन्हें गुस्सा आने लगा। धीरे धीरे इंदिरा गांधी इन चीजों की अभ्यस्त हो गई और मन मसोस कर चुप रहने लगी। चुप रहना उन्होंने सीख लिया। इंदिरा गांधी को लगता था कि उनके घर में सारे फसाद की जड़ विजय लक्ष्मी और बीबी अम्मा है। इंदिरा उनसे नफरत करती थी। इंदिरा का बचपन किस माहौल में गुजरा और इसका उनके बाल मन पर क्या असर पड़ा होगा समझा जा सकता है। आनंद भवन में कमला नेहरू के पास उनकी अपनी बेटी इंदिरा गांधी ही थी जो उनके दुख दर्द को समझती थी। कमला नेहरू बहुत धार्मिक विचारों की थी। उनके एक बेटे की मौत हो गई थी, जिसके बाद बीमारी से उनके जीवन का अटूट रिश्ता बन गया, जो कमला नेहरू की मौत के बाद ही खत्म हुआ। बावजूद कि इंदिरा गांधी के जन्म के बाद से ही कमला नेहरू के बीमार रहने का सिलसिला शुरू हुआ था। कमला नेहरू टीबी से पीड़ित थी। उनकी तबीयत खराब होती, फिर ठीक हो जाती। परिवार में उनकी जिस तरह से बेचारी हालत दिखती है, यह भी हो सकता है कि उचित देखभाल नहीं होने की वजह से कमला नेहरू बीमारी की गंभीर चपेट में आ गई हूं। वैसे जब वे बीमार नहीं थी, तब भी नेहरू परिवार में उन्हें बहुत हीन भावना से देखा जाता था। स्वरूप रानी नेहरू की मां थी और नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित को लगता था कि कमला नेहरू जवाहरलाल नेहरू के योग्य नहीं थी। उन्हें लगता था कि नेहरू खानदान की बहू जैसा ऑरा कमला नेहरू में नहीं था। कमला नेहरू को आनंद भवन में टिपिकल सास ननद वाले एपिसोड से गुजरना पड़ता था रोज। और जब कमला नेहरू टीबी जैसी बीमारी की चपेट में आ गईं, तब उनकी दुर्गति और बढ़ गई। कमला नेहरू को लगभग घर के दूसरे लोगों से अलग कर दिया गया था, इस डर में कि कहीं टीबी के छूत वगैरह की वजह से घर के दूसरे सदस्य भी बीमार ना हो जाएं। अब सवाल है कि नेहरू परिवार के इकलौते वारिस
वारिस की पत्नी की कद्र अगर स्वरूप रानी या फिर विजय लक्ष्मी पंडित वगैरह को नहीं थी तो समझा जा सकता है कि आधुनिकता के पितामह कहे जाने वाले नेहरू का अपना रवैया भी अपनी पत्नी के प्रति अपनी मां या बहन की तरह ही रूढ़िवादी रहा होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि नेहरू इस बारे में अनजान थे कि उनकी मां बहन का व्यवहार कमला नेहरू के प्रति कैसा था। नेहरू ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बावजूद कि कमला नेहरू के आखिरी दिनों में पत्नी को लेकर नेहरू चिंतित नजर आते हैं, ज्यादा करीब नजर आते हैं और दावे से कहा जा सकता है कि ऐसा सिर्फ इंदिरा गांधी के दबाव की वजह से हुआ होगा। कमला नेहरू की तरह जवाहरलाल नेहरू भी इंदिरा को पसंद करते थे और इंदिरा अपनी मां को बेपनाह मोहब्बत करती थी। कमला नेहरू को लेकर जवाहरलाल नेहरू के बर्ताव का एक रवैया मोहनदास गांधी को लिखी नेहरू की एक चिट्ठी में भी दिखता है, जिसका जिक्र विपुल जयकर की किताब में पृष्ठ संख्या 36 पर है। इंदिरा गांधी की पढ़ाई लिखाई की चिंता के बहाने गांधी को चिट्ठी लिखकर नेहरू बोर्डिंग स्कूल में भेजने के लिए सलाह मशविरा करते नजर आते हैं और इसी चिट्ठी में कमला नेहरू के बारे में नेहरू की आधुनिकता के पितामह की राय पता चलती है। चिट्ठी में नेहरू ने लिखा, इंदु हमेशा कमला नेहरू को चूमा करती है। वर्तमान जानकारी के अनुसार पसीने में भी तपेदिक के कीटाणु हो सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश गांधी जी, जवाहरलाल या कमला में से किसी ने भी इंदिरा गांधी को यह नहीं बताया कि उसे बोर्डिंग स्कूल क्यों भेजा जा रहा है। पत्नी कमला की तो नहीं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को बेटी की ज्यादा चिंता थी। बावजूद कि बेटी अपनी मां को लेकर क्या सोचती है, उसके मन में क्या चल रहा है, वह चिट्ठी भी लिखती है पिता को, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के पास उसका कोई जवाब नहीं था। सासू मां स्वरूप रानी के दरबार या उनके कमरे में कमला नेहरू नहीं जा सकती थी। स्वरूप रानी और विजय लक्ष्मी पंडित कमला नेहरू को फूटी आंख भी नहीं देख पाती थी। तो सवाल है और यह समझा जा सकता है कि लाचार, हताश, निराश और टीबी जैसी घातक बीमारी में भला कमला नेहरू के पास कौन फटकने वाला था। एक मजेदार प्रसंग है जिसे लेकर समझ नहीं आता कि नेहरू वाकई पत्नी की बीमारी से चिंतित थे या फिर इकलौती बेटी के करियर को लेकर, जो उनके बाद नेहरू साम्राज्य का उत्तराधिकारी थी, उसे लेकर परेशान थे। क्योंकि जब नेहरू जेल में थे, इन्हीं कमला नेहरू को इलाज के लिए जर्मनी ले जाया गया था। उस वक्त सुभाष चंद्र बोस ना सिर्फ कमला को देखने बाडेनवाइलर गए, बल्कि उनकी तीमारदारी भी की थी वहां। नेहरू से सलाह मशविरा के बाद इंदिरा गांधी को पुणे में पीपलसान स्कूल भेज दिया गया। यह निजी विद्यालय था जिसे जहांगीर नाम के स्वदेशी नेता चलाते थे। इस स्कूल में नेहरू जैसे दूसरे तमाम हाई प्रोफाइल स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे पढ़ते थे। यह एक तरह से अंग्रेजों जैसा स्वदेशी विकल्प था। खैर, लेकिन यहां भी इंदिरा गांधी मां की चिंता यानी कमला नेहरू की चिंता से हमेशा दो चार ही रही। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, स्त्री सशक्तिकरण, यह सब चुनावी नारों भर के लिए होता है। देश समाज की दशा सुधारने निकले नेहरू परिवार के अपने अहाते के भीतर जो हो रहा था, आनंद भवन में जो हुआ, जो होता है, उस पर क्या ही कहा जाए। लेकिन इतिहासकारों और तमाम नारीवादियों ने कभी इस प्रश्न पर आलोचनात्मक दृष्टि नहीं दिखाई। दृष्टि दिखाते तो फिर इतिहासकार कैसे बनते। जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू ने आनंद भवन की चार दीवारियों में क्या कुछ नहीं भोगा। पति से, सास से, ननद से, तमाम विवरणों में दर्ज उनके जो दुख मिलते हैं वह दोस्तों वाकई परेशान करने वाले हैं। कमला नेहरू पे जो कुछ भी बीता और उसे इंदिरा ने जिस तरह देखा, इंदिरा गांधी की अपनी पर्सनालिटी में भी वह ताउम्र नजर आता है। कमला नेहरू एक तरह से दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार कही जाएंगी। इंदिरा गांधी ने अपनी बुआ विजय लक्ष्मी पंडित से ताउम्र नफरत की। बस पारिवारिक वजहों से, पारिवारिक रिश्तों की वजह से वह सार्वजनिक लोकाचार का ख्याल रखते नजर आती थी। मनोविज्ञान में कहा जाता है कि माता पिता की इस तरह की स्थिति देखने वाले बच्चों के मन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है और वे कई तरह की मानसिक समस्याओं की चपेट में आ जाते हैं, जैसे अपराध बोध, आचरण संबंधी और सामाजिक समस्याएं, रिश्तों से भरोसा खोने की समस्या आदि आ जाती है। इंदिरा गांधी की पर्सनालिटी में यह साफ साफ नजर आता है। कमला नेहरू की नजर से इंदिरा और जवाहरलाल के मूल्यांकन पर बहस ही नहीं होती, जो कि जरूरी है।
इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की दृष्टि से भी कमला नेहरू को देखने पर नेहरू का परिवार पाखंडी और घोर रूढ़िवादी अमानवीय नजर आता है। और दुर्भाग्य देखिए, जो कमला नेहरू जीते जी आनंद भवन में प्रेम और सम्मान तलाशती रहीं, जो उन्हें नहीं मिला, मगर प्रयागराज में आनंद भवन के ठीक बगल में कमला नेहरू के नाम पर एक बड़ा अस्पताल है, वहां उनकी मूर्ति भी लगी है। कमला नेहरू को जीवित रहते भले कोई सम्मान नहीं मिला, मगर उनके नाम पर ढेरों कॉलेज और संस्थाएं हैं। यह भी मजेदार है कि आनंद भवन और कमला नेहरू अस्पताल से कुछ ही दूरी पर कमला की उत्पीड़क सास स्वरूप रानी के नाम पर भी प्रयागराज का एक सबसे बड़ा अस्पताल है, जो कमला की हकीकत जानने के बाद चिढ़ाता नजर आता है। दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरी के पिछले संभल वाले एपिसोड में कुछ साथियों ने जयदेव के बंगाल कनेक्शन को लेकर सवाल उठाए थे। कुछ ने कहा कि उनका बिहार से संबंध है और कुछ ने ओडिशा से भी संबंध बताया। जयदेव पर तीनों राज्यों का अपना क्लेम है, तीनों राज्य क्लेम करते हैं। मैंने 2 राज्यों का नाम नहीं लिया तो उसके लिए माफी चाहता हूं। यह शो यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी रोचक कहानी को आपके साथ अनटोल्ड स्टोरी में साझा करूंगा। तब तक कैपिटल टीवी के दूसरे एपिसोड्स को, दूसरे प्रोग्राम्स को देखते रहें। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।